Hi guys, this is a special episode where we have one of the world's greatest personality with us. He's a very, very serious guy and he's actually a scientist by profession. साढ़े ट्राई कर। वैसे तो बाल है नहीं, थोड़ी देर मजे ले ले बालों के। अच्छा लग रहा है, फील अच्छा आ रहा है। फील अच्छा है। उतार लें हम? चलो अपना शो शुरू करें 1.5 गंजों वाला। एक गंजा तू, आधा गंजा मैं, 1.5 गंजे। Hi and welcome to What the Duck Season 2 powered by Hike Messenger। 2000 के बाद अगर वीरेंद्र सहवाग ना होता तो इंडियन टीम की बैंड बज जाती। 2012 के बाद अगर वीरेंद्र सहवाग ना होता तो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के टर्नओवर की बैंड बज जाती। नवाब ऑफ नजफगढ़ टू नवाब ऑफ ट्विटर, ये कैसे हुआ सर? ये तो मुझे भी नहीं पता चला, रातों रात तरक्की कर ली मैंने। मुझे भी नहीं पता चला, बट मुझे ऐसा लगा कि जब क्रिकेट छोड़ दी तो अब क्या नेक्स्ट। तो लोगों को दो ही चीज़ पसंद आती है, या तो आप क्रिकेट खेलो, वहाँ पर चौके छक्के मारो, या फिर कुछ ऐसा लिखो जिसे लोग पढ़कर हंसे। तो ट्विटर एक ऐसा माध्यम था या फेसबुक एक ऐसा ज़रिया था जो मेरे लिए कि मैं अपने आप को अब खुल के एक्सप्रेस कर सकता था, जहाँ पर ना तो कोई मैच रेफरी है, ना कोई बीसीसीआई है, ना कोई अंपायर है जो मुझे बैन करे या रोके टोके। तो शायद इससे अच्छा माध्यम और क्या हो सकता है कि आप अपने आप को खुल कर एक्सप्रेस कर सकते हो। हालांकि अभी तक मैं करता था ड्रेसिंग रूम के अंदर ही, लेकिन हम ड्रेसिंग रूम के बाहर निकल के आ गया हूँ, तो अब खुल कर एक्सप्रेस करता हूँ। और जब ट्वीट करता हूँ तो एक चीज़ ध्यान रखता हूँ कि जो मेरी आर्मी या मेरी पुलिस, ये लोग हैं, इनकी हम लोग रिस्पेक्ट करें, ताकि इनकी बदौलत ही हम लोग आज बैठ कर ये व्हाट द डक, ये बत्तख वाला शो दोबारा कर रहे हैं, वरना तो शायद यहाँ बैठे भी नहीं होते। करेक्ट है। मगर ये ट्विटर की जो क्रिएटिविटी है कहाँ से आती है, या पहले से ही क्रिएटिव थे? देखिए, पता नहीं मैं क्रिएटिव था कि नहीं था, लेकिन मैं ये ज़रूर सोचता था कि भाई मैं अपने ड्रेसिंग रूम का जो माहौल था प्लेयरों के लिए वो कैसे अच्छा रख सकता था। ये मैं ज़रूर कोशिश करता था, थोड़े चुटकुले सुनाता था, थोड़ी कमेंट्री करता था, थोड़ा कुछ करता था। तो शायद जब मैं बाहर निकला टीम से तो मुझे लगा कि वही चीज़ें शायद मैं पब्लिक के साथ कर सकता हूँ। तो इसलिए ट्विटर पर ये क्रिएटिविटी कह लो, ह्यूमर कह लो, जो मर्जी कह लो, कभी कभी वो बैकफायर भी कर जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मज़ा आता है। मैंने बहुत सारे ऐसे मैसेज पढ़े अपने ट्विटर पर फैंस के कि वो कह रहे हैं कि हम ट्विटर छोड़ चुके थे, अब वापस ट्विटर पर आए, क्यों? क्योंकि वीरेंद्र सहवाग कुछ फ़नी लिखने लग गया। बट ये जन्मदिन का जो आपने ट्रेंड किया वो अनबिलीवेबल था, क्योंकि जिसका नॉर्मली क्या होता है, जिसका जन्मदिन होता है फोकस उसी की तरफ जाता है। अब जिसका जन्मदिन हो तो लोग बोलते हैं वो छोड़ो यार, हमको सहवाग क्या बोल रहे हो उसको, यार जैसे आकाशवाणी हो रही है। ये कैसी आइडिया निकाली? देखिए, हम लोग कुछ अपने 4 दोस्तों के साथ ऐसे बैठे गप्पे मार रहे थे और उनको किसी का एक बर्थडे था तो विश कर रहे थे। तो उसे लगा यार नॉर्मल विश तो सभी करते हैं, हैप्पी बर्थडे, लॉन्ग लाइफ, प्रॉस्परस न्यू ईयर, दिस एंड दैट, तो वो तो सब करते हैं। तो कुछ अलग किया जाए, कुछ उस बंदे के या तो नाम या उसके सरनेम या उसने कुछ अचीव किया उसके बारे में कुछ ऐसा लिखा जाए ताकि लोग पढ़े और या तो हंसें या जानकारी मिले। तो दो ही चीज़ें हो सकती है। तो वहाँ से फिर मुझे लगा कि हम लोग सब लोग सेलिब्रेट करते हैं सिर्फ एक का बर्थडे, गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर। जहाँ अखबार खोलो 24 अप्रैल को उनकी फ़ोटो, उनके बर्थडे के बारे में, चाहे अंदर हो, चाहे बाहर हो, चाहे न्यूज़ चैनल हो, चाहे स्पोर्ट्स चैनल हो, सब उनका बर्थडे मनाते। तो हमें लगा कि यार सिर्फ ये सही नहीं है। तो सिर्फ भगवान का बर्थडे तो हर कोई मनाता है, तो वो छोटे छोटे खिलाड़ियों के बर्थडे भी हमें मनाने चाहिए। तो वहाँ से रोहित शर्मा के बर्थडे से शायद शुरुआत की मैंने, हिटमैन से। तो ऐसी हिट लगी कि अभी तक रुकी नहीं। बताइए। ऐसी हिट लगी कि रुकी नहीं, और क्योंकि रोहित शर्मा बहुत अच्छी बैटिंग करता है, लंबे लंबे छक्के मारता है, तो उससे लगा कि उनको हिटमैन कर सकते हैं कि भाई उनके लिए शायद मैंने, पता नहीं ये सही है गलत, मुझे याद अभी फिलहाल नहीं आ रहा, ये लिखा था कि भाई अगर रोहित शर्मा जब पैदा होंगे तो डॉक्टर ने क्या हुआ कि हिटमैन आ गए। या एक बहुत जो फेमस हुआ वो ये था कि भाई जिमी एंडरसन का बर्थडे था। कोई लेना देना नहीं था मेरा जिमी एंडरसन से, लेकिन एक एंडरसन को सब लोग जानते थे, पैमेला एंडरसन। तो वो जो कॉम्बिनेशन बना कि भाई पैमेला एंडरसन के बाद अगर कोई एंडरसन फेमस हुआ तो वो जिमी एंडरसन। तो अभी तक तीसरे का इंतजार कर रहे हैं कि तीसरा कौन सा एंडरसन आएगा। एक चीज़ आप बहुत अच्छी तरह से आजकल कर रहे हैं, वो कमेंट्री बॉक्स। कमेंट्री बॉक्स में तो हलचल हो गई कि वीरेंद्र सहवाग आ गया, अब सब डर के रहते हैं। सौरव गांगुली भी डर जाते हैं, वीवीएस लक्ष्मण भी डर जाते हैं, और आपने तो गांगुली को चैलेंज किया और उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, मैंने चैलेंज नहीं किया, बट कमेंट्री का भी सेम फंडा है कि जो कमेंट्री हम लोग सुनते हैं शायद वो रेडियो के लिए बेहतर है। क्योंकि अगर आप टीवी में विजुअल देख रहे हो और वही चीज़ कमेंटेटर बोल रहा है तो शायद ऐसा लगता है कि अरे तो मैंने देख ली,
तो इसलिए मुझे लगा कि कमेंट्री बॉक्स में भी कुछ ऐसा अलग बोलना चाहिए या ऐसा कुछ कंपैरिजन करना चाहिए जिससे लोगों को सुनकर मज़ा आए। और जब आपके हाथ में माइक होता है ना, लाइव टेलीकास्ट की ये खास बात है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है आपके ऊपर, अंटिल कि आप ख़राब ना बोलें, गंदा ना बोलें, गालियाँ ना दें, वो सब। लेकिन आप किसी को भी किसी से कंपेयर कर सकते हो, कोई भी चुटकुला सुना सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी करता हूँ कमेंट्री में कि शायद वहाँ भी, जैसे मैंने एक बार नाम दिए थे, एक अवार्ड्स देने शुरू किए थे कि भाई अगर रोहित शर्मा को कोई अवार्ड देने तो ट्यूबलाइट या किसी को वॉशिंग मशीन, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं या उनको कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे मैंने एक लिखा था कि चाय में पड़ा बिस्किट, प्यार में पड़ा लड़का और प्रेशर में पड़ा बल्लेबाज, किसी काम के नहीं। तो ये वाकई में किसी काम के नहीं। तो ऐसे कंपैरिजन करना कभी कभी लोगों को पसंद आता है। तो कोशिश ये करता हूँ जब भी जिसकी टीम के खिलाफ भारत का मैच हो तो उनके नेम्स के आगे, सरनेम्स के आगे मैं कुछ ऐसा फ़नी सा बनाऊँ तो लोगों को पसंद आए। क्योंकि जनरली शायद मेरे से बेहतर कमेंटेटर और बहुत लोग हैं, लेकिन लोग मुझे पसंद इसलिए करते हैं कि वो जो फ़नी कमेंट्स मैं करता हूँ बीच बीच में, वो लोगों को पसंद आते हैं। और सबको का चैलेंज साटे में सोच रहा था कि इसको डाइवर्ट कैसे करूँ, होने नहीं देगा तू, थोड़ा हमें भी आता है रॉन्गन। आई थिंक हम लोग दादा के काफ़ी मज़े ले रहे थे और ऐसा बात चली कि रनिंग बिटवीन द की बात आई, तो मैंने कहा कि विराट कोहली सबसे तेज़ है। मैंने कहा दादा आपसे बहुत तेज़ है विराट कोहली रनिंग बिटवीन द विकेट में। तो उन्होंने कहा कि अरे वीरू सिंगल मैटर करते हैं, कौन कितना तेज़ दौड़ता है ये मैटर नहीं करता, अगर तुझे तेज़ का ही करना है तो मैं तुझे चैलेंज करता हूँ 20 जून को हमारी स्प्रिंट लगेगी 100 मीटर की, उसमें देखते हैं कौन जीतता है। तो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, थोड़ी तैयारी भी की, स्टार स्पोर्ट्स पे आपने देखा होगा। लेकिन दादा एज यूजुअल मुझे मेरे सूत्रों से पता चला, अज्ञात सूत्रों से पता चला कि सौरव गांगुली 19 तारीख को उड़ गए, मेरे साथ साजिश कर दी स्टार स्पोर्ट्स के साथ मिलकर, मुझे पहले भिजवा दिया यहाँ इंडिया, तो मैं इंडिया आ गया। तो कंपटीशन हुआ नहीं। तो शायद जब भी मौका मिलेगा दादा आपके साथ वो 100 मीटर की स्प्रिंट मैं ज़रूर करूँगा। मैं ख़त्म करूँगा, मुझे मालूम है, आप करेंगे या नहीं ये पता नहीं। अच्छा, ये कोचिंग की बात करेंगे हम। मुझे याद है कि आपके साथ जब टूरिंग करते थे 2003 के बाद, आप बोलते यार कोच वोच कुछ फ़ायदे का नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है। और अब आप किंग्स 11 पंजाब के मेंटोर कोच हो, ये ट्रांजिशन बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ आपका। मैं उनके साथ ऐसे रहता था जैसे मैं भी एक प्लेयर हूँ, कभी ऐसे नहीं रहा कि मैं एक कोच हूँ या मैं एक डायरेक्टर हूँ, मतलब उनके ऊपर दबाव डालूँ। उनको कोशिश करता था वो एनवायरनमेंट में खुश रखूँ, हंसाता रहूँ, क्योंकि हम लोग बहुत बुरी तरह से भी आ रहे हैं, बहुत बुरी तरह से हराया भी, लेकिन एटमॉस्फेयर कभी चेंज नहीं हुआ, एटीट्यूड कभी चेंज नहीं हुआ हमारी टीम का। अच्छा खेले हो चाहे ख़राब खेले हो, मैं तो हमेशा ये कहता था कि जब अच्छा खेलते थे कि इंतज़ार करो अब ख़राब भी खेलेंगे, तो जैसे है वैसे ही रहो, बदलो मत अपनी परफॉर्मेंस के साथ। और शायद प्लेयरों ने वैसा किया, समझते हैं। जब बॉलर पिटता है तो उसे क्या बोलते हो आप? कि आज तू कम पिटा है, अगले मैच में शायद और ज़्यादा पिटेगा। क्योंकि मैं पहले ही उनको वो मार्जिन दे के चलता था कि अगर एक बॉलर 4 में 40 खाता है तो मैं खुश हूँ। क्योंकि अगर 4 बॉलर 4 में 40 खाएंगे और एक बॉलर 4 में 20 खाएगा तो लगभग आप हर मैच में 170, 180, 160 के करीब चेज करोगे, जो कि T20 में बनते हैं। तो वो पहले ही खुश रहता था बॉलर कि उनका जो जैसे एक बारी मोहित शर्मा ने 4 में 44 दिए तो मैंने सिर्फ कहा 4 ही रन ज़्यादा दिए, एक चौका कम खाया होता तो सब सेट था। तो वो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है आपकी टीम के प्रति, कि अपने कोच के प्रति या अपने कलीग्स के प्रति, कि यार मैंने सिर्फ 4 में 40 ही देने हैं, मतलब वो तो गारंटीड है कि हाँ भाई कोच ने दे दिए हैं, उससे ज़्यादा नहीं देने। उसने उसका कैलकुलेशन करके रखा। क्योंकि अगर एक सपोज करो 3.5 में अगर उन्होंने 39 दिए हैं तो वो कोशिश ये करें कि वो डॉट बॉल हो जाए, एक ही जाए, चौका छक्का ना जाए, तो वो उनको क्वेश्चन है उसका, तो उससे परफॉर्मेंस बेहतर कर सकता है बॉलर। एक पर्सनल सवाल है सर, मैंने ना आपके आंखों में कभी खौफ नहीं देखा, हमेशा शोएब अख्तर हो या वसीम अकरम हो। एक बार जब हम प्लेन से उड़ रहे थे, बारिश हो रही थी, प्लेन हिल रहा था जोर जोर से, मुझे लगा कि कुछ एक थोड़ा सा डर आंखों में है। करेक्ट है? मरने से सबको डर लगता है साठे, पता नहीं वो कब हिलता डुलता नीचे गिर जाए। तो मुझे जहाज में बैठ के जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। कि एक बार हम लोग दिल्ली से दुबई जा रहे थे, 1998 की बात है, तो हमारा जो जहाज था वो लगभग 1000 नीचे गया, 1000 फीट। और उसमें जितने लोग बैठे थे ना, सब ने एक ही बात है, आई मम्मी। तो उसमें पहली बार एहसास हुआ कि हमारी माँ कितनी इंपॉर्टेंट है। चाहे कुछ भी हो आपके साथ, सबसे पहले आप अपनी मदर को याद करते हो, मम्मी को याद करते हो। तो खैर डर सबको लगता है, कहते हैं कि डर के आगे जीत है। मैंने बहुतों को देखा, जॉन राइट, हम लोग जोहानिसबर्ग से डरबन जा रहे थे वर्ल्ड कप 2003 में, और मतलब बहुत काले बादल थे, बारिश हो रही थी, लगभग 1.25 घंटे की फ़्लाइट है, पूरी फ़्लाइट हिलती रही, ना पानी ना खाना, कुछ सरवनिया, और सिर्फ जॉन राइट जीसस को याद करता है, ओ जीसस हेल्प मी, ओ जीसस हेल्प मी।
तो हम लोग उतरने के बाद वो पूछे कि जॉन थैंक गॉड जीसस ने आपकी हेल्प की, वरना तो हम बच जाते, आप मर जाते। तो कुछ किस्से ऐसे घटे जहाज में, तो शायद तब मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि तो मैं जवान था, यंग था, इतना फ़र्क पड़ा नहीं। लेकिन जब से शादी हुई, बच्चे हुए, तब से शायद डर और बढ़ता चला गया। पहले मुझे हाइट से भी डर नहीं लगता था, अब मैं अगर लिफ्ट में ऊपर जाता हूँ तो उससे भी डर लगता है। क्या बात कर रहे हो? डर चीज़ ही ऐसी है। सर, हमेशा ट्रिपल सेंचुरी की बात होती है, वो लोग भूल जाते हैं एक डबल सेंचुरी ओडीआई में आपने बनाई थी, और वो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स है, उसके बारे में कुछ बताइए। 2.5 तूने पास कर दिया, आउटस्टैंडिंग तो मतलब वाकई में ही होगी फिर तो वो आउटस्टैंडिंग ही नहीं। माफ करो सर, थप्पड़ मार लो। नहीं, उससे पहले भी मैं 1-2 बार ही काफ़ी नज़दीक पहुंचा था। 175 बनाए थे, नहीं 140 145 बनाए थे श्रीलंका के खिलाफ। मेरे ख्याल से सेकंड पावर प्ले उस समय 34-35 ओवर में लिया था, तो उसकी पहली गेंद पे आउट हो गया था। तब बड़ा दुख हुआ कि भाई 200 बना सकता था, बहुत नज़दीक था, केवल 60 रन रह गए थे, 15 ओवर पड़े हुए थे, पावर प्ले था एक 5 ओवर का, तो बड़ा दुख हुआ। लेकिन जब हम लोग वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ खेल रहे थे, तो 3 मैच में मेरे ख्याल से एक में 0, 2, 10 ऐसे ही आउट हो गए। तो सुनील गावस्कर ने एक स्टेटमेंट दिया था उस समय कि भाई सहवाग फ्लॉप्ड इन 3 innings, सो समबडी हैज़ टू पे। तो मुझे लगा जब गावस्कर जी ने कह ही दिया है तो फिर वेस्ट इंडीज़ को पे करने दो, दूसरों को क्यों पे करने दो। तो जब इंदौर पहुँचे तो एक ऐसी फीलिंग आई, वाइब्स आई कि हाँ भाई आज शायद मेरा दिन हो सकता है। टॉस जीते, पहले बैटिंग की, शुरुआत भी बढ़िया हुई, फ्लिक का पहला चौका आया, फिर एक अपर कट का छक्का आया। तो जैसे जैसे खेलता गया उसमें फिर एक टाइम ऐसा आया था जब मैंने ना मार के भागने की सोची और मुझे लगा मैं मतलब थक गया हूँ तो पहुँच नहीं पाऊँगा, तो वापस आ गया, गौतम को रन आउट करा दिया। तो दुख तो बड़ा हुआ कि यार मेरा इतना अच्छा दोस्त, मतलब वो अच्छा, मतलब 70 पे खेल रहा था, उसका भी 100 होता, बट ये खुशी थी कि यार मैं आउट नहीं हुआ, गौतम आउट हुआ है। तो कवर्स पे डायरेक्ट हिट लगी, वो रन आउट हो गया, तो वो वापस जा रहा था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार उसके भी रन मुझे बनाने पड़ेंगे अब। तो वो 100 के बाद फिर मैं 150 160 तक पहुँचा। तो वो पावर प्ले आया 35 से 40 वाला सेकंड, जो बैटिंग पावर प्ले होता है, तो उसमें मैं एक शॉट मारा और गेंद ऊपर गई और डैरेन सैमी ने लड्डू सा कैच, मतलब अगर मेरा बेटा होता अरे वीर वो भी पकड़ ले, छोड़ दिया। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद भगवान भी चाहते, दोनों भगवान, एक ऊपर वाला भगवान है, एक जो ट्रैवलिंग करता है उसमें ऑस्ट्रेलिया, सचिन तेंदुलकर, वो भी चाहता है कि भाई उसका रिकॉर्ड टूटे आज। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मौका है 200 बनाने का। तो फिर उसके बाद मैं नॉर्मल खेलता रहा, कोई रिस्क वाला शॉट लिया नहीं और 200 रन बनाए। तो गावस्कर की भी बात अच्छी होगी कि वेस्ट इंडीज़ को पे करना पड़ा, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी टूट गया और मैं दूसरा खिलाड़ी बन गया 219 बनाने वाला। तो ऐसे कुछ वो बोलते हैं ना कि अंदर से कोई आवाज़ आती है कभी कभी, तब ऐसे घटनाएं घटती हैं, ऐसी इनिंग्स होती हैं, घटनाएं घटती है। मगर एक घटना 293 में भी घट गई जो 300 नहीं कर पाए, मगर आप तो कभी 300 के लिए केयर करते ही नहीं थे। नहीं, मैंने एक ही बार केयर की उसी टाइम और आउट हो गया। उससे पहले 2 बार ही मैंने कभी केयर नहीं की, लेकिन उस टाइम मैंने केयर की। और मुझे याद है कि मैं 284 या 283 एक दिन में बनाकर नॉट आउट था। नेक्स्ट डे वार्म अप में गैरी को बोला वार्म अप नहीं करूँगा, उसने पूछा क्यों, मैंने कहा इतना थका हूँ, वार्म अप की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल वॉक करूँगा, स्ट्रेच करूँगा, नॉक करूँगा और ठीक है। तो ऑप्शनल वार्म अप कर दिया गैरी ने, मेरे लिए बहुत अच्छा था। तो मैं वार्म अप करते करते धीरे धीरे भगवान के इर्द गिर्द घूम रहा था, सचिन तेंदुलकर के, उनको पूछ रहा था कि अगर आज मैंने 300 बनाया तो एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी। तो उन्होंने पूछा क्या, मैंने कहा अगर अभी बता दिया तो फ़ायदा क्या, पहले मुझे 300 बनाने तो फिर मैं उसे पूछूंगा, बट आप हाँ करो तो मैं बताऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो तू बोलेगा मैं वो करूँगा। तो ऐसा उन्होंने बोला, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि आज 300 तो हो ही जाएगा, बनाना ही है, तो भगवान मेरी एक बात मानेंगे। तो जब मैं अंदर गया तो मेरे माइंड में सिर्फ वही था कि मुझे 300 बनाना है, जो कि पहले कभी हुआ नहीं, पहले 2 ट्रिपल सेंचुरी में कभी ऐसा हुआ नहीं। तो जब मैं खेल रहा था तो सिर्फ 300 के लिए खेल रहा था, तो मैं आउट हो गया। मुरलीधरन को एक सिंगल लेने गया, 293 पे था, मैंने कहा एक सिंगल लूँगा, 294 होंगे, अगले ओवर में छक्का मारूंगा, 300 बना लूँगा। प्लानिंग पूरी थी, लेकिन प्लानिंग फेल कर दी मुरलीधरन ने, दूसरा डाला और कॉटन बोल्ड हो गया। तो मुझे दुख ये नहीं था कि मैं 300 नहीं बना पाया, मुझे दुख था यार एक बार भगवान ने मुझे प्रॉमिस किया था कि कुछ मानेंगे और वो हुआ नहीं कमबख्त। तो बड़ा दुख हुआ मुझे बाहर तक आने तक। खैर मैंने 300 बनाया नहीं, तो उनसे पूछी नहीं वो चीज़ जो मैं कराना चाहता था, ना कभी किसी को बताई और ना शायद आज बताऊँगा। बट इंग्लैंड में आप उनसे बात कर रहे थे एज अ कमेंटेटर और वो एज अ एक्स क्रिकेटर आके आपसे कुछ चर्चा हुई, मगर जब फील्ड में सहवाग और सचिन जब अंदर जाते हैं तो क्या बात करते हो आप? यार एक बार ऐसा किस्सा हुआ कि मैं और सचिन पाजी अंदर बैटिंग कर रहे थे 2011 में साउथ अफ्रीका अगेंस्ट। तो मुझे लगा कि भाई मेरा फोकस उतना अच्छा नहीं था, मैं एक गाना बहुत गुनगुना रहा था। तो उस गाने को मैंने पहला ओवर
पूरा गुनगुनाया, अच्छी शुरुआत दी। फिर उधर से पाजी आए तो हमने हाथ मिलाया, मैं गाना ही गा रहा हूँ और वो कुछ बोल रहे, मैं सिर्फ गर्दन ही ला रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ। मैं वापस चला गया, वो वापस चले गए, दूसरा और उन्होंने अच्छी बैटिंग की। फिर आए, फिर मैं गाना गा रहा हूँ और फिर ऐसे मिलाया, फिर वो कुछ बोल रहे थे, मैंने गर्दन हिलाई, चले गए। तो ऐसे 4-5 ओवर चलता रहा। तो पाजी फाइनली बोले कि मुझसे कुछ बात कर। तो मैंने कहा पाजी मैं गाना गाए जा रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ हाँ करूँगा। तो फिर एक और बात उन्होंने बोला कि मतलब तू सेल्फिश मत बन, तो थोड़ी बात कर। तो मैंने उनको बोला कि हाँ ठीक है, मैं एक अच्छे रिदम में हूँ, मुझे उस रिदम में रहने दो, मैं गाना गा रहा हूँ, अच्छी बैटिंग हो रही है, अच्छी पार्टनरशिप हो रही है। तो बोला नहीं कुछ बातें कर, बात करना। तो मैंने उनको बोला करता हूँ, लेकिन कुछ बात कर नहीं पाया। तो उनसे बड़ी डांट पड़ी उसमें। तो उसके बाद मैंने कहा कि भाई नेक्स्ट मैच में पाजी आप सिर्फ मुझे शाबाश शाबाश बोलो और मुझे गाना गाते रहने दो और मैं बैटिंग करता रहूँ। लेकिन खैर जब भगवान आपसे बात करना चाहे तो किसकी मजाल है कि आप ना करो। मगर पाजी ने मुझे बताया कि सहवाग से बात करने में कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि अगर आप बोलोगे ऑफ में मारना है तो वो लेग पे मारेगा। हाँ, बट शायद उनको भी ये लग रहा था कि वो कुछ बातें करेंगे तो कुछ मैं कुछ बोलूँ कि मैं कैसे खेल रहा हूँ, किस गेंदबाज को क्या सोच रहा हूँ। वो अपनी कुछ बातें बता रहे थे कि भाई इसको ऐसे खेल सकते हैं, इसको वो कर सकते हैं। तो वो कन्वर्सेशन होनी बहुत ज़रूरी होती है दो बैट्समैन के बीच में, लेकिन वो हो नहीं पा रही थी। तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं अपना फोकस बनाए रखूँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद फोकस बातों पे आना पड़ा। तो वो उन्होंने अच्छी बातें बताई कि भाई मोनी मोर्कल ने और डेल स्टेन ने थर्ड मैन और डीप पॉइंट लेके गेंदबाजी कर रहे थे कि भाई तू क्या कर सकता है या मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे खेल सकते हैं। हालांकि वो पहली बार ऐसा था कि जब मुझे लगा कि बात नहीं करनी चाहिए, वरना जनरली मैं बातें करने की कोशिश करता हूँ और पाजी नॉर्मल फोकस रहता है। राहुल द्रविड़ इतने सीरियस टाइप के इंसान, वीरेंद्र सहवाग गाने गा रहे, तो आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट में तो आप कुछ बात भी नहीं करते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बड़ा मज़ा आता है उनके साथ खेलने में, क्योंकि वो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते। तो उनके साथ वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बट कभी कभी वो मुझसे पूछते थे कि भाई ये कैसे, तो मैं भी उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कि मैंने ये शॉट कैसे मारा या क्या मारा। बट लेकिन उनकी एक चीज़ बड़ी खास बात थी कि वो हमेशा ये रियलाइज़ कराते थे कि ये टेस्ट मैच का इम्पॉर्टेंट टाइम है, तो इस टाइम पर विकेट नहीं गिरना चाहिए। तो वो खास बात थी, चाहे वो लंच से पहले का टाइम हो, चाहे वो टी से पहले का टाइम हो, चाहे वो एंड ऑफ द डे से पहले का टाइम हो। तो वो उस टाइम में आके आपको रियलाइज़ कराते थे कि भाई ये 3-4 ओवर हैं, तो इस टाइम में हमें विकेट नहीं देना, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ऐसा ही हुआ जब मैं 284 मैंने नॉट आउट बनाए। वो सिर्फ इसलिए बनाए कि मैं नॉट आउट रह गया कि राहुल द्रविड़ मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि दिन के 3 या 4 ओवर बचे हैं, तो ये आप खेल जाओ, अगले दिन आओगे, इमेजिन करो कि आप 300-400 पूरा दिन है, 3 दिन है टेस्ट मैच में, तो 400-500 भी बना सकते हो। उनकी बातों में मैं आ गया और मैंने कहा अगर आप चाहते हो कि मैं नॉट आउट रहूं तो आप 3 ओवर खेलो। तो उन्होंने वो पूरे 3 ओवर खेले, मेक श्योर लास्ट बॉल पे सिंगल लिया और वो खेले। मैं बाद में सोच रहा था कि अगर मैं वो बातें ना मानता राहुल द्रविड़ की, तो शायद उन 3 ओवरों में अपने 16 रन बना के 300 तो बना सकता था। लेकिन खैर कहते हैं जो अच्छा होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उनकी बात मानी, गया, नॉट आउट रहा। एक उम्मीद थी कि शायद कल आऊँगा, 300 बनाऊँगा, 400 बनाऊँगा, लेकिन उम्मीद ही होती है। बहुत लोग आपके बारे में कंप्लेंट करते हैं, और ऐसे अनिल कुंबले ने भी एक बार की थी, बोले एक सेंचुरी मेरी बन रही थी 90s में था, अच्छा खासा चल रहा था मेरा, मैं रन बनाने वाला था, उतने में सहवाग आया। सहवाग ने आके कहा कि अनिल भाई ऐसा क्यों कर मारो, अनिल भाई ने मारा, आउट हो गए। ऐसे क्यों करते हो आप? मैंने सुना ही नहीं क्या ये स्टोरी है। चलो यार, अनिल भाई अच्छी बैटिंग करते, मैं ये नहीं कर रहे, बट क्या ऑफ स्पिनर के आगे तुम ऐसे खेल सकते हो? तो मैंने सिर्फ उनको ये कहा ऑफ स्पिनर के आगे आप शॉट लगा सकते हो। तो मुझे नहीं पता था कि अनिल भाई मेरी सुन लेंगे, वरना हम अनिल भाई की सुनते थे हमेशा कि शॉट लगे, थोड़ा इधर हो जा, ओके अनिल भाई, थोड़ा इधर आ जाओ, ओके, क्या छोड़ दिया। मैंने कहा अनिल भाई, उनके साथ खाना खाने जाते थे, बड़े मजे आते थे, क्योंकि वो कभी भी क्रिकेट और नॉन क्रिकेट को अलग रखते थे। जब ग्राउंड पे होते थे बड़ा गुस्सा, बड़े स्ट्रिक्ट और इंटेंस रहते थे। बाहर जाओ तो बड़ा हंसी मजाक, उनके साथ बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि वो वेजिटेरियन थे तो नॉन वेज खाते थे, तो हम उनसे मजाक करते थे नॉन वेजिटेरियन का। बट मुझे लगा नहीं था कि अनिल भाई मेरी वो बात इतनी सीरियसली लेंगे और जल्दी बनाने के चक्कर में अपना दूसरा 100 मिस करेंगे। बहुत रिग्रेट है उनको, मुझे भी रहा कि मेरे एक ट्रिपल सेंचुरी ले लो सर। Our next segment on What the Duck Season 2, powered by Hike Messenger, is Beamers. I'll be throwing questions at you. These are Beamers. You don't need to duck. You just have to answer. These questions may or may not make sense, sir. आपको सिर्फ जवाब देना है। शोएब अख्तर वाली बीमर हुई तो डक करनी पड़ेगी। 150 की पे डालता था। नहीं, इतने नहीं। हम इंडियन है, 140 ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक।
First question, sir. Which batsman would make you run the maximum between wickets? राहुल द्रविड़। Who is the current Nawab in Indian cricket team? नवाब एक ही हो सकता है, सहवाग। Well done. If Malinga is bowling to you, which song will you sing for him? सॉन्ग तो नहीं, बट एक कहावत याद आती है उसको देखकर, जुल्फे हैं या रेशम का जाल, कितने खुश नसीब हैं वो चूहे जिन्होंने कुतरे तुम्हारे बाल। अरे क्या बात है, क्या बात है। Whose tweet do you retweet the most? आर्मी। If I want you to retweet my tweet, how much will you charge? Whatever I charge for this show, double. चलो ठीक है। One bowler you were always scared of. मुरलीधरन। Who is the most irritating bowler you faced? शॉन पोलक एंड मैकग्राथ। How many centuries have you scored in ODI? 15। You are in a flight from Mumbai to London and you are with Alok Nath. What will you talk about? रामायण। कि उनका कैरेक्टर कैसा है यार, उनके साथ और कोई बात ही नहीं की जा सकती। आइटम नंबर की तो नहीं बात की जा सकती, तो रामायण की ही बात की जा सकती है। Who is your best commentator partner? वीवीएस लक्ष्मण। Who is the worst singer in the Indian team? वर्स्ट सिंगर मैं ही था जब मैं था, अब को उन्हें पता नहीं, जाके पूछूंगा। On a monsoon flight, if a pilot comes out and asks for a selfie, what will you tell him? I will not give him। कि भाई तू पहले लैंड करा या सही उड़ा, तब तुझे सेल्फी दूंगा। If you applied to Sehwag's Academy, will you get admission over there? 100%। आप इतने अच्छे स्टूडेंट थे जब बचपन में। और क्या। फिर ठीक है। ये सेगमेंट है जिसका नाम है बैंकेबल प्लेयर सेगमेंट। मैं इसमें सवाल पूछूंगा आपसे और आपको जवाब देना है कि कौन सा बैंकेबल प्लेयर इस सेगमेंट में आपको फिट लगता है। तो पहला सिचुएशन, हु इज द मोस्ट बैंकेबल क्रिकेटर टू हेल्प यू इन योर क्राउड फंडिंग प्रोसेस? यानी अगर क्राउड फंडिंग है तो पहले कौन आपको सपोर्ट करेगा? हरभजन सिंह। वेल डन। उसने किया एक बार। हाँ किया ऑलरेडी। तो प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। सेकेंड सिचुएशन, हु इज द मोस्ट बैंकेबल क्रिकेटर हु विल गिव यू द फनीएस्ट कंटेंट ऑन वीरू के फंडे? सचिन तेंदुलकर। क्या बात कर रहे हो, सेंस ऑफ ह्यूमर ब्रिलियंट है। मुझसे भी कहीं आगे है, बट वो इमेज ऐसी है ना भगवान वाली वो शायद नहीं है, बट उनका सेंस ऑफ ह्यूमर हमसे भी आगे है, मतलब सबसे आगे है। क्या बात है, इंडिया को पता चला है, बहुत बड़ी चीज पता चली है। मैं एग्री करता हूँ आपसे। You want you to sign the what the duck bat? क्या बात है, वेल डन। बंदा चुना है भाई। और आपको जर्सी प्रेजेंट करनी है, ये आपके लिए। ये मेरी 3 डक है। हाँ आपकी 31 डक है, बहुत अच्छे है। पिछली बार तो ज्यादा नहीं कम कैसे हो सकते हैं? नहीं वही मैं सोच रहा हूँ कि कम हो गई हूँ, मुझे खुश करने के लिए कम कर दी हूँ। नहीं